वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर्या ऑफिशियल क्लासेस में। चैप्टर 9 हम लोग करने वाले हैं साइंस का। इससे पहले के चैप्टर्स आपने नहीं देखे हैं तो जाकर के चेकआउट कर लें प्लेलिस्ट। साथ ही साथ याद रखिएगा, इस चैप्टर को करने के बाद आप प्रीवियस ईयर करें, चाहे आप कोई सीरीज लगाएं, चाहे आप बुक से सॉल्व करें, आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। बस ध्यान से क्लास को देख लेना। चलो, पहले नंबर पे देखो, परमाणु से पूछा जाता है परमाणु क्या होता है। ठीक है, पहले तो ये पूछेगा, आप बोलोगे परमाणु एक ऐसा सूक्ष्मतम अंश होता है किसी तत्व का। परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम अंश है जिसका रासायनिक अस्तित्व होता है। वह सूक्ष्मतम अंश जिसका रासायनिक अस्तित्व होता है किसी तत्व का, वो क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। अब परमाणु की संरचना आपसे अलग से पूछी जाती है, तो जब कोई पूछे कि परमाणु की संरचना बताओ, तो आप बोलोगे परमाणु की संरचना में कि इसकी संरचना में भैया इसके मध्य में एक नाभिक स्थित होता है। नाभिक को छोड़ करके बाकी साइड में इसके इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। अब इसके नाभिक में भी पूछता है क्या क्या होता है, तो याद रखना इसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। इसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इनका आवेश सामान्यतः शून्य होता है। तो कोई पूछे कि बताना भैया परमाणु का आवेश क्या होता है, तो बोलोगे परमाणु का जो आवेश है वो सामान्यतः क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, परमाणु संख्या की बात करेंगे। परमाणु संख्या से आपको बताना है भैया कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है, कहाँ एक ही लिखा है? अच्छा हाँ सॉरी, परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या लिखा है ना, तो प्रोटॉन की संख्या होती है। जब आपसे पूछा जाता है भैया कि हमें बताना होता है इसका परमाणु भार, तब उसमें हमें बताना होता है परमाणु भार जो होता है वो उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या जोड़ने पे आता है, और परमाणु क्रमांक जो होता है वो कहीं ना कहीं प्रोटॉन की संख्या के ही बराबर होती है। तो भैया परमाणु संख्या आपसे यहाँ पूछा है। ठीक है, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या जो है वो अलग बात है, अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ परमाणु संख्या की। तो परमाणु संख्या भैया क्या होता है, तो बोलोगे नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उन्हीं प्रोटॉनों की संख्या के बराबर ही हमारी क्या होती है? उसकी परमाणु संख्या होती है किसी तत्व की। लेकिन जब आपसे बात करी जाती है परमाणु भार की, तो ध्यान से सुनना, परमाणु भार जो होता है किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की जो कुल संख्या है, इसे हम परमाणु भार कहते हैं। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं, जबकि परमाणु संख्या को हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, याद रखना, इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। तो ए बराबर अगर कोई पूछे तो बोलोगे भैया प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके में आगे दे रखा है कि 40 परमाणु भार दिया है, 15 प्रोटॉनों की संख्या है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आएगी ये बताना है। तो 15 इधर माइनस करोगे तो न्यूट्रॉन की संख्या 25 आ जाएगी। ये क्वेश्चन एक दे रखा है सीरीज में, चेकआउट एक बार कर लेना। ठीक है, तो कोई पूछे परमाणु भार भैया क्या होता है, बोलोगे किसी भी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का कुल योगफल कितना होगा, उसके परमाणु भार के बराबर होगा। परमाणु संख्या क्या होती है, किसी नाभिक में उपस्थित जितनी प्रोटॉनों की संख्या होगी उतनी ही उसका परमाणु क्रमांक होगा। ठीक है भैया, आगे आपसे पूछा जाए मूल कण के बारे में, तो बोलोगे मूल कण वे कण होते हैं जो अन्य कणों से नहीं बने होते, मतलब वो स्वयं के ही बने होते हैं, स्वयं के मूल कण होते हैं, वो किसी और कण की सहायता से नहीं बने होते हैं, उन्हें हम मूल कण कहते हैं। मूल कण में हम लोग 3 तरीके के कणों को पढ़ते हैं, एक तो हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन, एक पढ़ते हैं न्यूट्रॉन, एक पढ़ते हैं प्रोटॉन। ठीक है, सारे मतलब तीनों की हम बातें इसमें करेंगे और तीनों को अच्छे से समझेंगे। परमाणु में हम लोग 3 तरीके कण पढ़ते हैं, एक तो प्रोटॉन पढ़ते हैं, न्यूट्रॉन पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन पढ़ते हैं, ये मूल कण होते हैं। ठीक है, परमाणु की संरचना एक बार और देख लेना। अगर आपसे विस्तार में थोड़ा लिखने के लिए बोला जाए कि परमाणु संरचना बताओ, तो भैया आप ये तो लिख दोगे किसी तत्व के नाभिक मेरे भाई होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, साइड में यहाँ पे भैया इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये बातें तुम्हें पता है। लेकिन इसमें और भी चीज़ें याद रखना कि इसका जो केंद्रीय भाग होगा, केंद्रीय भाग वो धन आवेशित होता है, क्योंकि केंद्रीय भाग यहाँ पे प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, और भारी होता है तथा ठोस भी होता है। नाभिक में धन आवेशित कण होते हैं प्रोटॉन, विद्युत उदासीन कण होते हैं न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन होते हैं उदासीन, प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिव यानी आवेशित होते हैं धन वाले, और भैया फिर बचा कौन सा? इलेक्ट्रॉन बचा। तो इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूमते हैं, ये कैसे होते हैं? ऋण, मतलब इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं, और न्यूट्रॉन जो है ना पॉजिटिव होते हैं ना ही नेगेटिव होते हैं। ये मेरे भाई सिंपल से कैसे होते हैं? न्यूट्रल होते हैं, उदासीन होते हैं। ठीक है, याद रखोगे, बोलोगे हाँ भाई। आवेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पर प्रोटॉन के बराबर ही विपरीत आवेश होता है। मतलब अगर मैंने कहा इसके ऊपर +10 है तो इसके ऊपर -10 हो जाएगा, इसके ऊपर -10 है तो इसके ऊपर +10 हो जाएगा। इस तरीके से मैं एग्जांपल एक बता रहा हूँ। ठीक है, तो जितना इसके ऊपर होता है मेरे पास उसका ही विपरीत इसके ऊपर, ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा, बस इतना याद रखना। ठीक है, आगे बात करें अब हम भैया इन तीनों कणों के बारे में, जिसमें से पहले कण की अगर हम बात करें जो कि हमारा इलेक्ट्रॉन है।
इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन एक ऐसा कण है जिसका द्रव्यमान नगण्य होता है तथा इस पर इकाई जो होती है वो ऋण आवेश होता है। कैसा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, याद रखना। दूसरा भैया प्रोटॉन की बात किया जाए तो प्रोटॉन एक ऐसा सूक्ष्म कण होता है जिसका सापेक्ष द्रव्यमान लगभग जो है वो हाइड्रोजन के द्रव्यमान के बराबर होता है। प्रोटॉन एक ऐसा सूक्ष्मतम कण है जिसका सापेक्ष द्रव्यमान जो है वो लगभग मेरे भाई हाइड्रोजन के द्रव्यमान के बराबर होता है। और याद रखना कि प्रोटॉन पर आवेश कैसा होता है? धनावेशित होता है। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। और प्रोटॉन के बराबर ही आवेश किस पर होता है? इलेक्ट्रॉन पर विपरीत होता है, यानी ये पॉजिटिव होगा तो दूसरा वाला नेगेटिव होगा। आई होप आपको यहाँ तक की बात एकदम क्लियर हो गई होगी। जल्दी से बोलेंगे एक बार, बोलोगे भैया कंप्लीट हो गई यहाँ तक की बात करो न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन मेरे भाई जो होते हैं ये उदासीन कण होते हैं, ना तो इन पे पॉजिटिव होता है ना ही इन पे नेगेटिव होता है। ठीक है, ये दोनों ही नहीं होते हैं, ये उदासीन कण होते हैं। बोलोगे भैया इस पर कोई आवेश नहीं होता, मैंने बताया कि उदासीन होते हैं। ठीक है, और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो एक प्रोटॉन के ही बराबर होता है। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर, प्रोटॉन का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के विपरीत के बराबर। ये छोटी छोटी बातें जो आपको लग रही हैं इनको याद रखिएगा मेरे भाई। द्रव्यमान भी मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया, लगभग कितना होता है 1.675 × 10⁻27 kg। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा समस्थानिक, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। समस्थानिक और संभारिक दो तरीके की चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी इसमें। समस्थानिक क्या होते हैं कि एक ही तत्व के परमाणु की अगर हम बात करते हैं जिनका परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है लेकिन उनकी परमाणु संख्या जो है वो समान होती है। मतलब जिनका ए अलग अलग हो लेकिन जेड समान हो। ए क्या था? परमाणु भार। जेड क्या था? परमाणु क्रमांक। ए बराबर क्या था? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। जेड किसके बराबर होता है? प्रोटॉन के बराबर। प्रोटॉन पे चार्ज किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो मतलब बराबर होता है इनके ऊपर आवेश, लेकिन एक ऋणात्मक एक धनात्मक। और भैया क्या पढ़ा? प्रोटॉन के द्रव्यमान जो है वो न्यूट्रॉन के बराबर होता है। जो पढ़ा सारा लिख दिया, इतना छोटा छोटा सा याद रखो, यही सारे टॉपिक आपसे पूछे जाते हैं। तो आप बोलोगे भैया समस्थानिक वो होते हैं, स्थानिक मतलब आप ऐसा मान के चलो जो समस्थानिक और संभारिक में तो आ ही जाएगा भारिक शब्द, तो जिसमें भैया परमाणु भार समान हो और परमाणु क्रमांक भिन्न हो उसको संभारिक बोलेंगे, क्योंकि उसमें शब्द आ रहा है भार, तो भारिक हो जाएगा। और जब समस्थानिक पूछा जाए तो भैया इसमें परमाणु क्रमांक समान हो, परमाणु भार अलग अलग हो। तो इसमें भैया परमाणु भार या द्रव्यमान जो है वो अलग अलग होना चाहिए लेकिन उनका परमाणु क्रमांक समान होना चाहिए। जैसे हम हाइड्रोजन पे ले लें तो भैया आप देखो कि हाइड्रोजन 1 के लिए सामान्य हाइड्रोजन तो 1H1 हो जाएगा। उसके बाद देखो ये सारे परमाणु क्रमांक लिखे हैं नीचे और ये ऊपर परमाणु भार लिखे हुए हैं। ठीक है भैया, तो बोलोगे 1H1 बोल दोगे तो भैया सामान्य हाइड्रोजन हो गया। ड्यूटेरियम कब हो जाएगा? जब यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा तो प्रोटियम या फिर ट्रिटियम हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? बोलोगे भैया बिल्कुल समझ में आ गई। यही भैया अगर हमसे संभारिक पूछा जाता तो हम बोलते भैया बाहर उनका देखते, मतलब आर्गन और वाले जो एग्जाम्पल संभारिक के लिए देते पोटेशियम कैल्शियम आर्गन वाले, उनको हम लोग यहाँ से याद रखेंगे। आपको यहाँ पे ये चीज़ें याद रखनी कि भैया आपको इसमें एग्जाम्पल जरूर लिखना होता है, तो ये एग्जाम्पल जरूर याद रखना कि 1H1 को सामान्य हाइड्रोजन बोलेंगे, 1H2 को ड्यूटेरियम बोलेंगे, 1H3 को प्रोटियम या फिर ट्रिटियम बोलेंगे। ठीक है, अब देखना, अब भैया आपसे पूछा जाए समस्थानिक संभारिक जो होते हैं वो तत्व कौन से होते हैं? तो संभारिक समान भार, तो जिनका परमाणु भार जो है वो तो समान होना चाहिए लेकिन परमाणु क्रमांक जो है वो भिन्न भिन्न होना चाहिए। भैया पीछे वाले में क्या था? वहाँ पे परमाणु भार जो था वो भिन्न भिन्न था, परमाणु क्रमांक जो था वो समान था। याद रहेगा? बोलोगे हाँ भैया। हमने कहा भैया आर्गन हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, सबका परमाणु भार जो होता है वो 40 ही होता है लेकिन इनका परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है। इसका 18 होता है आर्गन का, इसका पोटेशियम का आपका 19 होता है, कैल्शियम का आपका 20 होता है। तो हमें इस तरीके से इन चीज़ों को देखना है, इसे लिखने का तरीका आपका जो है रहना चाहिए। अब भैया ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा अगर हम कैल्शियम की बात करें तो आप बोलोगे ऐसे कैल्शियम लिख देंगे और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? परमाणु क्रमांक, और यहाँ पे क्या लिखते हैं? परमाणु भार। तो इस तरीके से आप इन सबको लिख सकते हो, आर्गन को भी और मेरे भाई पोटेशियम यानी के, इसको लिखते हैं कैलियम, तो इसको के लिखना होता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 19K40। तो इस तरीके से हम इन सबको लिख सकते हैं। अब भैया यहाँ से आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि बताओ जरा खोजकर्ता से संबंधित प्रश्न क्या आएगा? आप बोलोगे भैया ये वाले क्वेश्चन भी हमें याद है कि खोज और खोजकर्ता से संबंधित प्रश्न में हमसे क्या क्या पूछता है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो याद रखेंगे जे थॉमसन। भैया एक इसे याद करते हैं ईंट पर नाच से इसको याद कर लेते हैं। ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन थॉमसन हो जाएगा, पी से प्रोटॉन का रदरफोर्ड हो जाएगा, ना से आपका न्यूट्रॉन का चा से चैडविक हो जाएगा। तो न्यूट्रॉन का चैडविक हो गया, प्रोटॉन का रदरफोर्ड हो गया, इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन हो गया। तो थॉमसन हमें इससे याद रहेगा 8 पर नाच से। ठीक है,
ईंट पर नाश से भैया ये तीनों याद हो जाएंगे, लेकिन ये बाकी के दो भी आपको याद रखने हैं। जिसमें आपसे पूछेगा बताओ परमाणु जो है वो की खोजकर्ता कौन भैया, डाल्टन बताएंगे यहाँ पे। और दूसरा आप बोलोगे परमाणु संरचना किसने दी है, तो यहाँ पे दी है बोर और रदरफोर्ड ने। बोर व रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आपने देखा होगा, तो यहाँ याद रखिएगा बोर और रदरफोर्ड आपके बुक का आंसर है मेरे भाई, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है ना। आगे भैया आपको याद रखनी संयोजकता पूछी जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पर रख दी है। बहुत सारे लोगों ने इसको छुड़वा दिया है, पर मैंने इसको यहाँ पे लिया है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेगा। देखिएगा, किसी तत्व के परमाणु द्वारा अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ अभिक्रिया करना या रासायनिक बंध बनाने की क्षमता जो होती है उसी को हम संयोजकता कहते हैं। मैंने कहा जैसे एक यहाँ पे कोई तत्व है, दूसरा यहाँ पे तत्व है, तीसरा यहाँ पे तत्व है, और इस तत्व के पास जो ये क्षमता है कि ये इसके साथ भी बॉन्ड बना देगा, इसके साथ भी बंध बना देगा, इसके साथ भी संयोजी बंध बना देगा, ये जो इसके अंदर क्षमता है इसी को हम संयोजकता इसकी कहते हैं, इसी को हम संयोजकता कहते हैं। या आप जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो वहाँ पे लास्ट में आपके पास जो बचता है माइनस का प्लस का, जैसे आप उसको चार्ज के हिसाब से लिखते हो, वो उसकी संयोजकता होती है। इनको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे और समझेंगे। देखिएगा, इसको निकालने का भैया सिंपल सा एक तरीका मैं आपको बताऊंगा। Fe2O3 लिया, तो जैसे मैंने Fe का देखा तो Fe मेरे भाई हमने Fe को 2 है तो यहाँ पे लिख देंगे 2 इंटू Fe, और फिर भैया प्लस ये O3 है तो 3 इंटू O लिख देंगे और बराबर 0 कर देंगे। अब यहाँ पे हम इनके परमाणु क्रमांक के हिसाब से जो बचता है मेरे भाई, क्या बोलते हैं उसको, जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के जो चार्ज बचेंगे +2 या -2 उसको यहाँ पे लिख देंगे और फिर भैया इसे सॉल्व कर लेंगे। जैसे Fe में मेरे भाई मैं निकालना तो ऐसे लिख देंगे 3, यहाँ पे ऑक्सीजन का भैया क्या होता है -2 चार्ज होता है, तो -2 इंटू 3 कर देंगे, ये -6 बनेगा। तो यहाँ से इसे लिख सकते हो 2 इंटू Fe -6 बराबर 0, तो बोलोगे भैया हो जाएगा 2 इंटू Fe, -6 इधर जाएगा तो +6 हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा Fe बराबर +6/2, तो यहाँ से आ जाएगा Fe का मान भैया +3। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, डायरेक्ट भी याद कर सकते हो कि Fe2O3 में जो है Fe का संयोजकता कितनी है, +3 है। अगर आपको ये चीज़ें निकालनी सीखनी है तो मैं आपको जरूर सिखाऊंगा, परेशान मत होना, देखना बड़े ध्यान से। आपसे जैसे पूछा जाए कि NaCl में Na की संयोजकता बतानी है, NaCl में Na की संयोजकता बतानी है। हमें पता है भैया सोडियम का 11 होता है परमाणु क्रमांक, ठीक है, कितना होता है 11। हमने कहा 11 को हम लोग हमेशा किस फॉर्म में लिखते हैं, 2, 8, 8, 18, 32, ऐसे करके लिखते हैं। ये क्लासें होती हैं LKLMNOP, इस तरीके की क्लास होती हैं, ठीक है, इनके परमाणु क्रमांक की। तो हमने कहा पहले में हमने 2 रख दिए, दूसरे में हमने 8 रख दिए, और तीसरे में मेरे भाई एक एक्स्ट्रा बच रहा है, तो इसकी +1 हो जाएगी संयोजकता। कितनी हो जाएगी, +1 हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हमें इसको निकालना होता है। लेकिन भैया यहाँ पे तो हमने ऐसे निकाल दिया, पर आपने जो तरीका बताया वैसे निकाल के दिखाओ। अगर इसको भी हम ऐसे निकाल के देखें कि Na + Cl बराबर 0 करके, तो हमने कहा Na की मेरे भाई कितनी होती है हमें निकालनी है, तो Na को Na लिख दो। Cl की कितनी होती है, Cl का परमाणु क्रमांक 17 होता है। 17 को 2, 8, इस तरीके से लिखो, तो बोलोगे पहले कक्षा में 2, दूसरे कक्षा में 8, अब 2, 8, यहाँ पे 10 तो हो गए, 17 था तो 7 बचे होंगे, 7 यहाँ पे लिख दिए। भैया इस क्लास को पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, इनके पास कितने हैं, 7, एक कम हो रहा है ना, तो -1 इसकी आ गई भैया Cl की -1 आ गई संयोजकता। आप बोलोगे भैया Cl की जगह हम ब्रैकेट में -1 लिख देंगे, बराबर 0 कर देंगे, तो यहाँ से Na बराबर ये -1 इधर आ जाएगा तो +1 आएगा, और Na की संयोजकता +1 आ जाएगी। तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व करके निकाल सकते हो। आई होप अब आपको बात समझ में आई होगी, नहीं आई है तो परेशान मत हो, अभी एक और एग्जाम्पल है, इससे समझेंगे। भैया दिया गया है H2SO4, बड़े ध्यान से सुनना। H का परमाणु क्रमांक 1 होता है, +1 आ जाएगी। अब O का मेरे भाई -2, अब -2 कैसे आई जानना चाहते हो ना। इसका परमाणु क्रमांक 16 होता है, हमने कहा 16 को लिखो 2, 8, 6, ऐसे तो लिखोगे। ये 2 हो गया, ये 8 हो गया, ये तो कक्षाएं फुल हो गई, लेकिन यहाँ पे 6 लिखा है। हमने कहा इसमें होना चाहिए था 8, कितना होना चाहिए 8, 6 है 8 होना चाहिए, मतलब 2 कम हो रहा है, -2 आ गया, तो ऑक्सीजन ऐसे -2 आ गई। फिर हमने कहा हमने लिखा था H2SO4, बड़े प्यार से समझना मेरे भाई, हमने कहा H2 है तो 2 गुणे H, ठीक है ना, प्लस मैंने कहा S हमें नहीं पता, मैंने कहा 4 है O, तो 4 गुणे O हो गया, बराबर हमें 0 कर देना है, क्योंकि इन पूरी का आपस में बैलेंस होगा पहले से भैया, ठीक है। हमने कहा अब यहाँ पे 2 लिख दिया, और H की जगह हमने +1 लिख दिया, यहाँ से +1, प्लस S हमें निकालनी है, +4 इंटू O की जगह कितना लिख दिया, -2 इसकी आ गई, तो -2 लिख दिया, और बराबर 0। हमने कहा भैया 2 एकम 2 आ गया,
प्लस का ये S आ गया, और भैया ये देखना 4 दूनी 8 और माइनस, तो माइनस का 8 बराबर 0 आ गया। तो बोलोगे भैया यहाँ से 2 और -8 मिलके हो गया S -6 बराबर 0। देखो -8 और 2 मिलकर के -6 बचा, और S ये मेरा भाई जो था वो S को S लिख दिया। अब बोलोगे यहाँ से S बराबर निकालेंगे तो -6 इधर आ जाएगा, +6 हो जाएगा। तो यहाँ से S की जो संयोजकता आ जाएगी वो +6 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? +6 आ जाएगी। जल्दी से बोलो, बात समझ में आ गई यहाँ या ना? जल्दी से एक बार बोलेंगे भैया। नीचे मैंने इसको सॉल्व भी कर दिया होगा आई होप। यहाँ देखो S की ये +6 आ गई, मैंने आपको समझा भी दिया कि किस तरीके से +6 आई। याद रखिएगा, सल्फर की संयोजकता कभी पूछी जाती तो याद ये मत कर लेना कि S की +6 ही आएगी। ये अलग अलग केस पे अलग अलग तरीके से आएगी। जैसे आपसे पूछा जाए H2S में हाइड्रोजन सल्फाइड पूछा जाए मेरे भाई तो 2 आएगी। SO2 में सल्फर डाइऑक्साइड में अगर आपसे पूछा जाएगा तो 4 आएगी। सल्फर ट्राईऑक्साइड में पूछा जाएगा तो मेरे भाई 6 आएगी। और जो है इसमें आपसे सल्फ्यूरिक अम्ल पूछा जाएगा तो भी 6 आएगी। तो आप डायरेक्ट इनको याद भी कर सकते हो, चाहो तो आप हर किसी के लिए निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आप बोलोगे भैया H2S का आप हमसे पूछ दो, हम जान गए 2 का गुणा H में करा देंगे और +S करेंगे बराबर 0 कर देंगे। H की +1 होती है तो 2 × +1 +S मेरे भाई बराबर 0 हो जाएगी। तो S बराबर मेरे भाई 2 आ जाएगी यहाँ से। तो इस तरीके से हम चीज़ों को सॉल्व भी करके निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि चीज़ें हमको पता नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप अपने मन से सॉल्यूशन का भी कर सकते हो मेरे भाई। कोई समस्या? SO2 की 4 कैसे आई देखना चाहते हो क्या? जल्दी से बोलेंगे मेरे भाई। SO2 के एक बार निकाल के देख लें क्या? चलो भाई देखना जरा। SO2 की मेरे भाई जैसे पूछा जाए 4 कैसे है, मैंने कहा SO2 बराबर मैंने 0 किया, मैंने कहा S + O2 को लिख देंगे 2 × O बराबर 0। हमने कहा S की नहीं पता है, 2 × O की हमें पता -2 होती है बराबर 0। तो यहाँ से S कितनी आ जाएगी? आप बोलोगे यहाँ से आ जाएगी S 2 दूनी 4 माइनस का बराबर 0। तो S बराबर कितना आ जाएगा? -4 इधर जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा। बात आ गई समझ में? हाँ या ना? जल्दी से एक बार बोलेंगे। कोई समस्या है किसी भाई बहन को? बिल्कुल बढ़िया तरीके से बात एकदम समझ में आ गई। चलो अगले नंबर पे भैया बात करते हैं। पूछा जा रहा है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछे भी गए हैं प्रीवियस ईयर में, और ये सारी चीज़ें आपको भैया पता होनी चाहिए 100%। ठीक है, क्वेश्चन इनसे बनने ही वाला है। आपसे पूछा जा रहा है कि परमाणु के परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, तत्व का प्रतीक और इसके प्रदर्शन निर्धारण को समझाइए। उदाहरण में मैंने मान लिया कि सोडियम ले लो। क्या ले लो? सोडियम ले लो। मैंने कहा सोडियम लिखा था एग्जाम्पल के लिए। क्या लिखा था? सोडियम। मैंने कहा भैया सोडियम का जब हमसे प्रतीक पूछा जाएगा तो हम Na लिख देंगे। हमसे इसका परमाणु क्रमांक पूछा जाएगा तो परमाणु क्रमांक Z बराबर कितना होता है? 11। इसका अगर परमाणु भार पूछा जाएगा तो A होता है, A बराबर कितना हो जाएगा? 23। और फिर बताओ जरा, मैंने आपको कैसे बताया इसे लिखने का तरीका कि पहले Na लिखेंगे, नीचे लिखते हैं परमाणु क्रमांक, ऊपर लिख देते हैं परमाणु भार, और ये हो गया हमारा आंसर। तो आपसे इसको इस तरीके से लिखना पूछ रहा है, तो आप बता दोगे भैया प्रतीक द्वारा इसे कैसे प्रदर्शित किया जाएगा? इसे प्रदर्शित किया जाएगा इस तरीके से, बीच में लिख दोगे सोडियम, नीचे लिख दोगे भैया यहाँ पे क्या? परमाणु क्रमांक, और ऊपर लिख देंगे परमाणु भार। जल्दी से बोलिए, किसी भाई बहन को कोई समस्या? एकदम बढ़िया तरीके से बात समझ में आई। आप देखो कुछ क्वेश्चंस में आपसे डायरेक्ट सूत्र पूछ लिए गए हैं। आपसे पूछ लिया गया है कि बेकिंग सोडा बताओ। बेकिंग सोडा को खाने का सोडा भी बोलते हैं, होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। ठीक है, ये डायरेक्ट भैया हम आपसे यही कहेंगे कि इनको लर्न ही कर लो, इनको लर्न कर लो मेरे भाई, सबसे बेस्ट है। ठीक है, बेकिंग सोडा हो गया। मैंने कहा धावन सोडा आपसे पूछा जाता है, धावन सोडा को ही कपड़े धोने का वॉशिंग सोडा, धावन सोडा ये होता है। ठीक है, तो मेरे भाई ये हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, इसी के साथ में बोल देता है डेका हाइड्रेट भी। क्या बोल देता है? डेका हाइड्रेट। इसी में .10H2O हो जाता है। ठीक है, .10H2O Na2CO3 .10H2O, यह हमारा धावन सोडा का फार्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट के। सोडियम कार्बोनेट इतना भी बोल सकते हो, पर धावन सोडा पूरा बोलते हो तो डेकाहाइड्रेट भी उसके साथ ऐड ऑन हो जाता है। आपसे विरंजक चूर्ण पूछा जाता है। विरंजक चूर्ण शायद से को ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। ये होता है CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, इसको भी हमें याद रखना है। CaOCl2 बनता कैसे है भैया? याद रखिएगा, जब बुझा चूना होता है CaOH का होल ट्वाइस, उसमें जब क्लोरीन गैस को प्रवाहित करते हैं तो यहाँ से हमें मेरे भाई क्या मिलके बनता है? ब्लीचिंग पाउडर बनता है। इसके बनाने का प्रोसेस भी मेरे भाई हेजन-क्लेवर प्रोसेस क्लास 10th में आप लोग पढ़ोगे। ठीक है, क्लास 10th में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, सॉरी पढ़ोगे क्या, अगर आप कभी पढ़ाओगे कोचिंग तो आपको वहाँ पे मिलेगा। हम लोग बात करते हैं चौथे नंबर पे कास्टिक सोडा की। कास्टिक सोडा होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम बोलते हैं NaOH। ठीक है, ये हमारा हो गया कास्टिक सोडा। याद रखिएगा ये हमारा एक प्रबल क्षार में आएगा। अगर आपसे पूछा जाए धावन सोडा तो आप बोलोगे भैया धावन सोडा या धोने का सोडा
या सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट हम लोग ऊपर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वही है ये Na2CO3.10H2O। वहाँ पे मैंने 10H2O डॉट नहीं लगाया था, सोडियम कार्बोनेट था। देन मैंने यहाँ पे आपको पूरा नाम बताया कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ये हो जाएगा मेरे भाई सारे के सारे आपसे 5 वो इंपॉर्टेंट सूत्र जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं। आप याद रखिएगा 20 मिनट में जो कंटेंट आपको यहाँ मिला है वो कहीं और क्लास में नहीं मिलने वाला है। क्लास को शेयर कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दो। फिर मिलते हैं अगले किसी क्लास के साथ में या किसी के नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।